बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान शहज़ाद एडवोकेट है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं ये मौजू है तकसीम का। तकसीम में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है जिसमें मैंने जो शहरी प्रॉपर्टी है उसकी तकसीम के बारे में जो मुकम्मल जो लीगल जो है इंफॉर्मेशन जो है और लॉ जो है वो मैंने उसमें शेयर किया हुआ है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ रूरल प्रॉपर्टी की, यानी देहाती रकबा, ज़रूरी रकबा, ऐसा रकबा जो शहरी नहीं है। शहरी के लिए वो लॉ था, अब चूँकि जो रकबा ज़रूरी है, जो रकबा जो है वो विलेज नहीं है, गांव नहीं है, टाउन नहीं है, उससे हटके बाकी जो रकबा है ये उस रकबे की तकसीम की बाबत ये कानून है। और इस कानून में हम देखते हैं कि जी तकसीम कैसे होती है और तकसीम कौन करता है और तकसीम जो है वो किस किस तरीके से हो सकती है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि जो भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो शहरी नहीं है, जो गांव नहीं है, जो इससे हटके है, जो ज़रूरी प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल लैंड है, इन प्रॉपर्टीज़ की जो तकसीम है वो तकसीम होती है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 उसके मुताबिक। उसकी प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 135 है, जिसके तहत जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन दी जाती है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई है, उस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसकी वो तकसीम जो है उसको वो कर सकता है। अब तकसीम के लिए एप्लीकेशन, सबसे पहला सवाल, तकसीम के लिए एप्लीकेशन कौन दे सकता है? तो तकसीम के लिए एप्लीकेशन वो बंदा दे सकता है जो महकमा माल में जिसकी मलकियत हो, नंबर एक। नंबर दो, या कोई भी ऐसा शख्स तकसीम के लिए दरख्वास्त दे सकता है रेवेन्यू ऑफिसर को जो किसी डिग्री के, किसी भी कॉम्पिटेंट फोरम जो कोर्ट है उसकी डिग्री के मुताबिक जो है वो उसके ऊपर स्टैंड करता हो, लिहाजा वो भी कॉम्पिटेंट है, वो भी इसमें जो है वो ऐसी पार्टी है जो इसमें रेलिवेंट पार्टी है जो इसमें तकसीम की एप्लीकेशन दे सकती है। तीसरे नंबर पे कोई भी ऐसा शख्स जो किसी एग्रीमेंट के मुताबिक, किसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक किसी का राइट उसका क्रिएट हुआ हो, वो म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज़ के साथ हुआ हो या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट के तहत, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के तहत जिसमें जो है वो को शेयर्स की कॉन्सेंट के साथ उसका राइट क्रिएट हुआ हो, तो एप्लीकेशन तो वो दे सकता है रेवेन्यू ऑफिसर को। इसमें रेवेन्यू ऑफिसर कौन होगा? इसमें रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो होगा असिस्टेंट, जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फर्स्ट ग्रेड। वो इसमें जो है इसमें कॉम्पिटेंट होगा, कॉम्पिटेंट रेवेन्यू ऑफिसर है जो इस तकसीम के लिए जो सारा मुकम्मल प्रोसेस है वो कर सकता है। मज़ीद ये भी बताता चलूँ कि जो भी प्रॉपर्टीज़ किसी भी स्टेट में जो बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस आ रही होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के लिए अब पार्टीशन के लिए रेवेन्यू ऑफिसर को पिटिशन देने की ज़रूरत नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर आज खुद, चूँकि जैसे ही वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तहत जो रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो है वो उस कॉलम में एंटर होंगे, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर आज खुद जो है उनकी तकसीम जो है वो उसको मुकम्मल कर देगा। उनको सेपरेट एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस आते हैं। अच्छा, अब चूँकि ये तो आ गई, इसमें एप्लीकेशन हो गई। अब जब इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी जो तकसीम है वो नहीं हो सकती, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी इबादत गाह की है उसकी तकसीम नहीं हो सकती। कोई भी ग्रेवयार्ड है, कोई अपना किसी को दफन करने की जगह, जलाने की जगह, कोई भी ऐसा मुकाम जो रिलीजियस है और उसकी तकसीम नहीं हो सकती। या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी वाटर कोर्स में आती हो, वहाँ पे कोई वाटर चैनल हो, वहाँ पे कोई जो उस स्टेट का जो है वो वाटर टैंक हो, तो लिहाजा ऐसी प्रॉपर्टी की भी जो डिवीज़न है, जो तकसीम है, वो नहीं हो सकती। और मज़ीद इसके अलावा वो प्रॉपर्टी जो आबाद हो चुकी है, जहाँ लोगों की रिहाइश आ चुकी हुई है, जो गांव बन चुका हुआ है,
तो ऐसी प्रॉपर्टी या गांव है, या विलेज है, या टाउन है, उसकी सूरत अख्तियार कर चुकी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी की तकसीम रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कर सकता। तो लिहाजा जब भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास एप्लीकेशन आएगी तकसीम के लिए, तो वो सबसे पहले जो भी उससे कनेक्टिंग लोग हैं उनको नोटिस इशू करेगा। और नोटिस जब इशू करेगा, अगर कोई उसको लगता है ऐसी पार्टी इसमें नेसेसरी है, उसको नहीं इसमें फ़रीक बनाया गया, तो उसको फ़रीक भी बना सकता है, उसको नोटिस कर सकता है, उसके हद तक जो है वो प्रोक्लेमेशन भी कर सकता है। तो जैसे ही वो पार्टी बन जाएंगे, जैसे ही नोटिस में वो बता देगा कि जी कोई टाइम, कोई डेट उसमें फ़िक्स करेगा तकसीम के लिए, और उसमें वो लोगों की ऑब्जेक्शन सुनेगा कि जी किसी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन है या नहीं। देर आफ्टर फिर वो इसमें जो है वो ऑब्जेक्शंस के बाद वो उसमें देखेगा कि नोटिस के बाद वो लोगों की बात सुनने के बाद उसमें डिस्प्यूट देखेगा कि इसमें किसी किस्म का डिस्प्यूट तो नहीं है। दो किस्म के डिस्प्यूट उसने देखने हैं। नंबर 1, अगर टाइटल में डिस्प्यूट है तो वो उसको देखेगा। नंबर 2, पोजेशन में डिस्प्यूट है तो उस हद तक भी वो उसको देख सकता है। लेकिन चूँकि अगर तो टाइटल में डिफेक्ट है या पोजेशन का इशू है, तो इन हद तक रेवेन्यू ऑफिसर सिर्फ उन तमाम मामलात की हद तक अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है जिन पावर्स की हद तक उसके पास लैंड रेवेन्यू लॉ के मुताबिक पावर मौजूद है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन उसके सामने आ जाता है जिस क्वेश्चन में जो लैंड रेवेन्यू एक्ट ने उसकी जो पावर है उसको बार्ड किया हुआ है उसके ऊपर, या उसकी पावर नहीं है उसके ऊपर, तो फिर वो मैटर जो है वो फॉरवर्ड कर देगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास। कॉम्पिटेंट कोर्ट इसमें जो है वो सिविल कोर्ट आएगी। जो रेस्ट ऑफ द जो इश्यूज इसमें आएगी उनकी हद तक जो भी क्वेश्चन है उनको डिसाइड करने के लिए जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो सिविल कोर्ट है। अच्छा, बाकी अगर जो भी तमाम इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ की हद तक अगर ये अपनी पावर्स को, जो इसके पास लीगल पावर्स मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करते हुए ये डिक्री पास कर सकता है, ये एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और डिक्री पास कर सकता है। इसकी डिक्री जो है वो ऐसी ही तस्वर की जाएगी जिस तरह सिविल कोर्ट की डिक्री है, और सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह ही इसकी अपील फ़ाइल हो सकती है। इसके ऑर्डर के, इसकी फ़ाइनल ऑर्डर के, इसकी डिग्री के ख़िलाफ़ अपील जो है वो फ़ाइल हो सकती है। ये इस रेवेन्यू ऑफिसर ने तकसीम जो है वो कितने टाइम के अंदर करनी है? रेवेन्यू ऑफिसर के पास 180 दिन है। 180 दिनों के अंदर अंदर उसने ये सारी तकसीम का जो मामला है इसको मुकम्मल करना है। तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो मैटर्स आते हैं, तो उस मैटर की तकसीम वो निकालता किस तरीके से है? तो उसकी तकसीम के लिए सबसे पहली चीज़ ये कि जो पार्टीज़ हैं अगर वो प्राइवेट सेटलमेंट के ज़रिए उसकी तकसीम निकाल लेते हैं, उसकी वंड निकाल लेते हैं, और जो रेवेन्यू ऑफिसर को वो प्लेस कर दी जाती है, तो रेवेन्यू ऑफिसर सिर्फ उसमें देखेगा कि कोई लीगल इशू तो नहीं है, उसमें कोई अपना कोई शहरी रकबा या कोई गाँव या कोई टाउन उसकी इन्होंने तकसीम तो नहीं निकाली, किसी ग्रेवयार्ड की, किसी अपना रिलीजियस प्लेस की इन्होंने तकसीम तो नहीं निकाली। बाकी उसके ऊपर जो फ़ीस है, जो लीगल फ़ीस है वो पूरी करेगा। यानी ये कुछ चीज़ें देखेगा जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन कर सकता है प्राइवेट सेटलमेंट में। बाकी अगर पार्टीज़ ने खुद से प्राइवेट सेटलमेंट के ज़रिए उसकी तकसीम निकाल ली है, तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो पाबंद है उस तकसीम को जो है वो एक्नॉलेज करेगा, वो एंडोर्स करेगा। अच्छा, जहाँ पार्टीज़ में डिस्प्यूट है वो खुद से तकसीम उसकी नहीं कर पा रहे, तो वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर फिर उनकी तकसीम जो है उनके हिस्से के मुताबिक उनकी तकसीम निकाल के उनको देगा। अगर किसी किस्म का वहाँ डिस्प्यूट पैदा होता है, तकसीम पॉसिबल नहीं है, तब भी रेवेन्यू ऑफिसर उसकी तकसीम नहीं करेगा, मैटर जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट को वहाँ भेज देगा। इसी तरह जब रेवेन्यू ऑफिसर ने जब तकसीम कर ली तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है। इंस्ट्रूमेंट जो बनता है वो पार्टीज़ को उसमें इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक जो पार्टीज़ हैं वो अपने अपने शेयर की हद तक जो है उनके पास पोजेशन आ जाता है। इन इंस्ट्रूमेंट के बाद अगर किसी पार्टी के पास उसकी तकसीम के बाद जो हिस्सा इंस्ट्रूमेंट में उसको मिला है, अगर उसको नहीं दिया गया, तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका कब्ज़ा भी दिलवा के देगा। तो ये था जी हमारा जो टॉपिक आज का, जिसमें हमने सीखा कि जी जो रेवेन्यू ऑफिसर है ये एग्रीकल्चरल लैंड की लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक जो तकसीम निकालता है वो किस तरह से निकालता है। तो किसी किस्म के सवाल के लिए आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।